मम्मी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी तो यहाँ विदेश में यह सब नॉर्मल है। क्या दूसरी शादी करना कोई पाप है? दूसरी शादी के बारे में पूछने के बहाने मानव दरअसल कई बातें अनुराधा को कह रहा था। जैसे कि भले ही पापा दुनिया से चले गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। अभी भी कोई व्यक्ति आपका जीवन साथी बनने के लिए तैयार हो सकता है। पापा के साथ आपका जीवन आदर्श कभी नहीं रहा। अब चाहे तो आप नई सीढ़ी से जीवन शुरू कर सकती हैं। 2 दिन बाद मुझे पत्नी मोना के साथ दूसरे शहर जाना ही होगा। यूनिवर्सिटी का स्थायी पद छोड़ नहीं सकता। सिएटल आपके पास कितने बार आ जा सकूंगा? रश्मि भी आपके साथ कितने दिन रह पाएगी? वह मुंबई में रहती है। उसका अपना घर परिवार और डांस स्कूल है। आपको अपने भावी जीवन के बारे में सोचना चाहिए। अनुराधा अपने बेटे के इतने सारे इशारे भले ही ना समझी हो, तो भी इनमें उसे एक बात अच्छी लगी, एक तरह की प्रशंसा भी, कि वह अब भी जवान दिखती है। गोरी चिकनी त्वचा, दुबला इकहरा शरीर, लंबे केस। शादी ब्याह तीज त्योहारों के मौक़ों पर जब वह नाचने गाने के लिए राजस्थानी पहनावे में खड़ी हो जाती तो लोग कहते, आप तो मानव और रश्मि की बड़ी बहन लगती हो, बल्कि करिश्मा कपूर। अनुराधा हल्की सी मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मानव हैरान हुआ। पिछले 5-6 वर्षों को छोड़ दिया जाए, जब सबको लगा कि पापा सुधर गए हैं, शेखर के व्यवहार के कारण अनुराधा अक्सर दुखी रही। क्या पहनना है, किससे बोलना है, हर बात पर पतिदेव के फरमान। कहा करती थी कि इतनी टोका टोकी पसंद नहीं मुझे, बहुत तंग करोगे तो मैं अलग हो जाऊंगी। एक बार तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली भी गई थी भारत। कह गई थी, संभालो अपनी गृहस्थी। अब जब फिर से जिंदगी जी सकती है तो इस तरह साफ इनकार। उसके विपरीत अनुराधा ने विनोद और अर्पिता, जो कि पड़ोसी हैं, दूसरे कमरे से पुकार कर कहा, देखो तो मानो क्या कह रहा है। विनोद और अर्पिता, शेखर अनुराधा के पड़ोसी मित्र, अनुराधा की बात सुनकर चुप रहे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने बेटे मोहित को। अनुराधा भाग गई। वे मन में कह रहे थे कि अभी शेखर की 13वीं भी नहीं हुई, इतनी जल्दी दूसरी शादी की बात। पर अनुराधा के लिए दूसरी शादी की बात सुनना ऐसा कुछ अजीब नहीं था। शेखर जब जीवित थे, वह जब देखो तब यह अध्याय खोल बैठते थे। बीमारी के दिनों में तो खास तौर पर जरा जुकाम हुआ नहीं, उन्हें लगता उनका अंत निकट है। वह कुछ ज़्यादा ही आशिकाना हो जाते। आवाज़ कुछ भर्राई देवदास जैसी हो जाती। मरी मरी सी आवाज़ में पूछते, और वह भी दोनों बच्चों के सामने, अनुराधा, मान लो मैं मर जाऊं, मेरे बाद तुम जीवन किस तरह बिताओगी? अनुराधा जानती थी, इस तरह मरने की बात वही लोग करते हैं जिन्हें मालूम होता है कि वह अभी मरने वाले नहीं हैं। तो भी सारे गीले शिकवे भुलाकर वह भी पारो बन जाती। कैसी बेकार की बात करते हो डार्लिंग, किसको पता है पहले मैं जाऊंगी या आप? तुम तो इस तरह बात करते हो जैसे आपको पूरा यकीन हो कि पहले आप ही जाओगे। पर मान लो पहले मैं जाता हूँ। कैसे मान लूँ? कोई आधार भी तो हो डार्लिंग। एक रोज़ तो शेखर ने जिद ही पकड़ ली, पर मानने में क्या मुश्किल है। कल्पना करना चाहता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तो कैसी होगी यह दुनिया, कैसा होगा तुम्हारा जीवन। यह सड़कें, यह बस्ती, यह कमरा कैसे होते हैं जब इनमें मैं नहीं होता। मेरे जाने के बाद यह कमरा, जब तुम दरवाज़ा खोलोगी, इस तरह सोचकर लगता है कि मैं अपने न रहने के बाद किसी समय को अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ। अनुराधा का मन होता कि कहे, क्या नाटक लगा रखे हैं, पर बोली, अगर मैं पहले गई तो मेरे बाद क्या होगा यह कल्पना करना आसान है। तुम दूसरी शादी कर लोगे, बैठक में हमारी शादी की तस्वीर की जगह दूसरी लग जाएगी।
बेडरूम से मेरी तस्वीर हटा ली जाएगी। बेडरूम में लगी अपनी तस्वीर अनुराधा को बेहद पसंद थी। शेखर अनुराधा का इशारा समझ गया, फिर भी उसकी बात को अधिक महत्व न देते हुए बोला, तुम भी तो दूसरी शादी कर सकती हो। अच्छा अच्छा बस करो, फजूल की बात। रश्मि अपने पापा की चहेती, जो तब 7वें-8वें ग्रेड में थी, शरारत में बोली, क्यों, आप क्यों नहीं कर सकती? आजकल कई जवान लड़के बड़ी उम्र की औरतों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप तो अभी जवान हैं। अमेरिका में दादी अम्मा को भी कोई साथी मिल सकता है, अगर वह चाहे तो। हंसी हंसी में छिड़ने वाले इस विषय ने तब कुछ गंभीरता ग्रहण कर ली जब डॉक्टर सिंह ने शेखर के सीने का एक्सरे दिखाते हुए उसको पहली बार बताया, आपको बाईपास ऑपरेशन कराने की सलाह दूंगा। शेखर को अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरी आस्था थी। वह जानता था आजकल बाईपास का सक्सेस रेट 99.9%। वह कहना चाहता था मैं तैयार हूँ, पर वह कुछ गंभीर दिखाई दिया। चेहरे पर कुछ ऐसा भाव जैसे डॉक्टर ने मौत से खेलने का बहादुर काम कर दिखाने का प्रस्ताव रखा हो। इससे पहले कि वह कहता कि वह यह जोखिम उठाएगा, अनुराधा बोली, अच्छा है, दौरा पड़ने से पहले ही पता चल गया। दूसरी बार जब शेखर ने यह अध्याय खोला तो 10 साल बीत चुके थे। बाईपास के लिए दूसरी बार जब विनोद के साथ अस्पताल जा रहे थे तो बोला था, अगर मैं लौट के ना आऊँ तब? अनुराधा ने कहा, आप चिंता ना करो, आप आओगे। शेखर भी जानता था कि वह आएगा। आंकड़े यही बताते थे। तो भी वह एक रात पहले अनुराधा को बताता रहा कि किस बैंक में कितना पैसा है, म्यूचुअल फंड में कितने लगे हैं, ब्रोकर कौन है, बीमे की राशि पाने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए इत्यादि। साथ में यह भी जोड़ दिया, मैं ना लौटूँ तो तुम बहुत दुखी मत होना, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करना। कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ घर बसा लोगी तो भी ठीक है। हृदय प्रत्यारोपण के लिए जाने से कुछ महीने पहले की बात है। शेखर बोला था, मेरे बाद तुम जीवन किस तरह बिताओगी? अगर तुम मुझे कुछ आइडिया दे दो तो मैं भविष्य में झांक सकूँगा। मरते हुए भी मुझे लगेगा कि मैं कुछ आगे तक जी गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हृदय प्रत्यारोपण भी काफ़ी आम हो गया है और डॉक्टर टॉम्स देश भर में टॉप पर रहे हैं। तो भी जब कोई इतनी बड़ी भावी जीवन के बारे में सोचने पर विवश कर दे जितनी बार शेखर करता था, तब वह कब तक उस विषय पर सोचे बगैर रह सकती थी। वह शेखर के बगैर अपने जीवन की कल्पना करने लगी। अगर शेखर ना हो तो क्या वह उसी तरह के कपड़े गहने पहनेगी जो अब पहनती है? क्या दिवाली होली उसी तरह मनाएगी जैसे अब मनाती है? क्या शादी ब्याह के अवसरों पर उसी तरह नाचे गाएगी जैसे इन दिनों नाचती गाती है? क्या वह अमेरिका में ही रहती चली जाएगी या भारत लौटना ठीक रहेगा, या उसके लिए कैलिफोर्निया जाना ठीक होगा, मानव के पास? अनेक प्रश्न उसके दिमाग में उठते रहते। एक रोज़ काम से लौटकर जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और घर की रसोई से लेकर दूर लिविंग रूम तक गलियारों को सूना सूना पाया तो उसे सहसा ऐसा अनुभव हुआ कि शेखर दुनिया से जा चुके हैं। वह ऐसे घर में दाखिल हुई है जिसमें वह अकेली रहती है। वह चाबियों का गुच्छा दीवार से लगे कि होल्डर पर लटका कर वापस ही डाइनिंग रूम की कुर्सी पर बैठ गई। तो ऐसा लगेगा इस घर में आने के बाद जब शेखर नहीं होंगे। उसने घर की दीवारों को, दीवारों पर लगी तस्वीरों को, मेज कुर्सियों को, छत से लटके झाड़ फानुस को एक नज़र देखा। उसे सारा माहौल पहले तो बहुत अवसादपूर्ण भारी भारी सा लगा। फिर सोचने लगी कि शेखर के बगैर शायद वह चीज़ों को इसी तरह जहाँ की तहाँ रहने देगी ताकि लगे कि शेखर अभी अभी गए हैं। मानव ने कहा, अगर आप दूसरी शादी कर लोगी तो मुझे, मोना और रश्मि को कोई आपत्ति नहीं है। उम्रें लंबी हो रही हैं, बड़ी उम्र में भी लोग शादी कर रहे हैं। कंपेनियनशिप के लिए। रश्मि ने जोड़ा, चुप करो
अनुराधा ने दोनों को डपट दिया। शादी शादी शादी, जाकर अपने पापा की तस्वीर फ्रेम करा के दो। वह औरों की तस्वीरें खींचते रहें, उनकी अपनी एक भी अच्छी तस्वीर नहीं है। एक आदमी अपने मरने से पूर्व उसके लिए एक बंगला और बीमे की बड़ी रकम छोड़ गया है। अपने बाबूजी से लड़ झगड़ कर पुश्तैनी जायदाद का भी अपना हिस्सा उसके नाम कर गया है। उसके जाने के बाद वह उसी धन दौलत से दूसरा विवाह रचाएगी। शेखर को इस बात का श्रेय तो देना ही होगा कि उसने बीवी का पूरा ख्याल रखा, बल्कि आर्थिक रूप से उसकी जितनी अच्छी स्थिति आज है पहले कभी नहीं रही। काम करने तक की ज़रूरत नहीं रही। समय बिताने और स्वास्थ्य बीमा पाने के लिए पास की प्राइमरी स्कूल में पार्ट टाइम टीचर का काम करने चली जाती है। कितनी विचित्र बात! अनुराधा को खुद उस दिन उस घड़ी बहुत विचित्र लगा था। सितंबर की 11 तारीख दिन के 2 बजे थे। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर ने अपने सिर से रुमालनुमा टोपी हटाते हुए उसे आकर बताया था, मुझे बहुत दुख है कि शेखर को नहीं बचा पाया। यह समाचार अनुराधा ने कुछ इस तरह सुना था जैसे उसे सुनने के लिए पहले से ही तैयार हो। फुटकर रोने की बात तो दूर रही, उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका था। रश्मि, मोना और अर्पिता अनुराधा के दाएं बाएं उसका हौसला बंधाते हुए, तीनों श्वेत परिधानों में। कक्ष में सबसे आगे वाली कुर्सियों पर रश्मि, मानव, विनोद, अर्पिता, मोहित, यहाँ तक कि उनके फर्म में काम करने वाले शेखर के सहयोगी, सबकी आंखें किसी की कम किसी की ज़्यादा नम हुई। तब भी अनुराधा सब कुछ यूँ देखती रही थी मानो वह किसी घटना को दोबारा देख रही हो या सोच रही हो कि अब आगे उसे क्या करना है। सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जो लोग आए थे उनका धन्यवाद करने के लिए जब वह खड़ी हुई तब उसकी आंखों में आंसू जरूर बह निकले, लेकिन उनका बहना यह सोचकर अधिक था कि शेखर किस तरह अपने को धीरे धीरे उससे भावनाओं और विचारों के स्तर पर अलग करते चले गए थे। जैसे उनको मालूम हो गया था कि वह धीरे धीरे जा ही रहे हैं। उनका आचरण बता रहा था। उसने बताया, पिछले 2-3 महीनों से शेखर किसी तरह का सहयोग ना लेते थे ना देते थे। यहाँ तक कि जिस दिन वह ऑपरेशन के लिए अस्पताल गए वह अकेले ही कार उठाकर पहुँच गए। रास्ते में सेल फोन पर सूचित किया, एक युवक का हृदय मिल गया है जिसका हृदय मेरे हृदय की जगह रोपा जा सकता है। अस्पताल पहुँच सकती हो तो पहुँच जाओ। मानव और मैं देखने जा रहे थे उस दिन। टकोमा नगर पार कर एक सुनसान सड़क पर थे। दोनों ओर क्रिसमस वृक्षों जैसे पेड़ों की भरमार एक दूसरे के ऊपर से झांकते हुए। मोहित ने कार में ब्रेक लगाई, कार मोड़ी और वापस सिएटल की तरफ घुमा दी, 60 की जगह 80 की रफ्तार पर। मैंने कहा, मानो बेटा धीरे। वह मेरी कहाँ सुन रहा था। कुछ देर स्पीड कम करता रहा, उसके बाद फिर तेज। तभी एक हिरण सामने आ गया। मानव ने ब्रेक लगाई, कार पेड़ों से जा टकराई, उलट गई, टोटल हो गई। लेकिन देखिए क्या गजब हुआ, हम दोनों को एक खरोच तक नहीं आई। रेंटल कार लेकर जब हम अस्पताल पहुँचे, शेखर को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका था। खाली वेटिंग रूम देखकर पहली बार मुझे लगा था कि इस बार वह सचमुच चले गए हैं। आज लग रहा है वह आर्थिक, मानसिक हर तरह से मुझे अपने से अलग कर रहे थे, जैसे मुझे आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे हों। अपनी कंपनी से कहकर विल की व्यवस्था भी कर गए। लगता है कि उनकी मृत्यु शायद उस वक्त हुई जब हमारी कार टोटल हो रही थी। शायद यमराज ने उनसे कहा, या तुम्हें चलना होगा या उन दोनों को एक के बदले 2। शेखर ने कहा होगा, अच्छी सेल है, मुझे ले चलो। लगता है मेरे जीवन में कोई देवता आ गया था, मेरा उद्धार करके चला गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। शेखर के जाने के बाद अनुराधा के 2-3 महीने बहुत कठिनाई से बीते। उसे रह रह कर शेखर की बातें याद आती, विशेष रूप से उनका यह वाक्य, मेरे बाद तुम जीवन किस तरह बिताओगी? अगर कुछ आइडिया दे दो तो मैं भविष्य में झांक सकूंगा। अनुराधा को लगता कि शेखर अदृश्य रूप से उसके पास ही यहीं कहीं मौजूद हैं और उसे देखते रहते हैं। वह आते जाते बेडरूम में क्लोजेट में लटकी
शेखर की कमीज़ों, सूट पैंट और अन्य वस्त्रों के पास एक शेल्फ पर रखी शेखर की तस्वीर के सामने आ खड़ी होती। वस्त्रों में शेखर के शरीर की गंध और तस्वीर में उसका मुस्कुराता चेहरा देख उसे बिल्कुल ऐसा लगता कि शेखर उसके साथ क्लोजेट में ही है। एक दिन वह सोचकर कि शेखर के वस्त्रों को कब तक रख सकती है, उन्हें पलट पलट कर देख रही थी कि उनमें से कौन से वस्त्र दान किए जा सकते हैं और कौन से भाई बहनों और उनके बच्चों के लिए बक्से में भरकर भारत ले जाए जा सकते हैं। शायद बेटा मानव ही कोई पसंद कर ले। वह हर सूट, हर पैंट की जेब में हाथ डालकर देख रही थी कि कोई जेब में कोई मूल्यवान चीज़ तो नहीं पड़ी। अचानक एक कोट की जेब में से एक मोबाइल फ़ोन गिरा। तो यह रहा फ़ोन, उसने सोचा। वह इस फ़ोन को कई दिनों से ढूंढ भी रही थी। शेखर नहीं रहे, चलो अब वह ही उनका नंबर, उनका फ़ोन इस्तेमाल कर लेगी। इस तरह उनके साथ जुड़ी रहेगी। जिन दिनों मोबाइल नहीं मिल रहा था, अनुराधा ने एक दो बार शेखर का नंबर मिलाया, यह सोचकर कि कहीं होगा तो रिंग सुनाई देगी, किंतु कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया था। उसको यह तो याद था कि शेखर ने अस्पताल जाते हुए फ़ोन किया था। उसका ख्याल था फ़ोन अस्पताल में ही कहीं गिर गया होगा। चलो किस्मत को जो मंजूर। लेकिन आज उस सूट में से मिला जो पहनकर शेखर अस्पताल गए थे। फ़ोन की बैटरी मर चुकी थी। उसे चार्ज किया। अर्पिता का नंबर मिलाने के लिए फ़ोन के बटन दबाने लगी कि एक बटन दबाया तो एक संदेश लिखा मिला। एक और संदेश दिखा। कुछ और बटन ऊपर नीचे किए। कुछ देर अनुराधा को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या पढ़ रही है। वह कुछ भी पढ़ रही है या नहीं। क्या यह शेखर का ही फ़ोन है? किसी और के संदेश तो नहीं आ गए इस फ़ोन पर? किसी और के संदेश तो नहीं आ गए इस फ़ोन पर? कई सवाल उसके दिमाग में एक दूसरे से टकराने लगे। अगर यह शेखर का ही फ़ोन है तो वह बार बार इनबॉक्स आउटबॉक्स खोलती बंद करती रही। यह संदेश किसको दिए या किसके लिए गए हैं? यह कौन हो सकता है? अब नंबरों पर उसकी नज़र गई। क्या? अर्पिता। उसने फिर से संदेश पढ़ने शुरू किए। उसने हर संदेश को गौर से पढ़ा। पति के प्रति वफादारी के कारण। सो जाओ, मीठे स्वप्न, प्यार और चुंबन, लव लव, किस किस। मैं घर पर हूँ, ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, वहीं मिलो, यहाँ मिलो। तो क्या वह अस्पताल जाते हुए रास्ते में अर्पिता से मिले थे? उसकी आंखों के आगे अर्पिता का चेहरा उभरने लगा। ओह, अब समझ आया। तभी अर्पिता शेखर का शव देखकर कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। शेखर ने क्या कहा होगा कि उसने जवाब में लिखा, पति के प्रति वफादारी के कारण। क्या शेखर उससे विवाह करना चाहते थे? क्या इसीलिए मुझे दूसरी शादी के लिए तैयार कर रहे थे? क्या वह मना कर रही थी या फिर वह क्लोजेट में शेखर की तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। शेखर का मुस्कुराता चेहरा देखने लगी। शेखर की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं सब कुछ सहती रही, यह सोचकर कि तुम लाख जालिम सही, कम से कम तुम्हारे लड़कियों के चक्कर तो नहीं हैं। फिर आकर बेडरूम में अपने पलंग पर लेट गई। संदेशों को फिर पढ़ा, समय और तिथियों पर गौर किया। सोचने लगी, जिस समय शेखर और अर्पिता के बीच इन संदेशों का आदान प्रदान हुआ होगा वह कहाँ थी? तो रात 12 बजे, 1 बजे, सुबह 4-5 बजे, वक्त बेवक्त यह संदेश लिए दिए गए हैं। उसे याद आया, एक रात शेखर उठकर बाहर चले गए थे। उसने पूछा भी था, क्या हुआ? तब बोले थे, मन बेचैन हो रहा है, बाहर ज़रा टहलना चाहता हूँ। तो क्या अर्पिता के घर के बाहर टहलते रहें? कैसी औरत है अर्पिता, वह समझती रही बहन बनी हुई है। जब कभी आती वह तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती रही। शेखर भी कहते, दुबली हो रही हो, कुछ खाया करो। और वह भी देखो, रोज कटोरी में एक न एक सब्जी भिजवाती रही। आज कढ़ी, कल मटर पनीर, तरसों सरसों का साग कि उनको अच्छे लगते हैं। अंतिम संस्कार उनके साथ ही बैठी रही। 13वीं होने तक रोज सुबह से आती रही उसके घर। नहीं आई तो बस अस्पताल। शेखर का संदेश तो है मोबाइल पर कि अस्पताल जा रहा हूँ, मिलो। शायद इसीलिए नहीं आई होगी
कि मैं पूछूंगी कि तुम्हें किसने बताया कि शेखर अस्पताल में है। जरूर सावधानी बरती होगी। और जब मैंने बताया कि शेखर नहीं रहे तो खबर को ऐसे सुना मानो शेखर से कोई बात ही नहीं हुई हो। इतनी बेशर्मी की विनोद को भी उनकी सेवा में लगा दिया। वह ले जाता रहा अस्पताल। कैसी धूर्त औरत। और शेखर यूँ तो कहते रहे मुझे तुम्हारा हर किसी से हंस हंस कर बात करना पसंद नहीं, लेकिन विनोद के साथ आने जाने की खुली छूट। कैसी उदारता। अब समझ आया कि इधर वह विनोद के साथ कहीं जाए तो पीछे से जनाब अर्पिता से मिल लिया करे। नैतिकता नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं गई इस दुनिया में। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह समझ गई कि अर्पिता है। मोबाइल छिपा लिया। पल भर सोचा दरवाज़ा खोले या ना खोले, फिर खोल दिया। कैसी हैं भाभी? ठीक हूँ, पर मन में सोचा क्या मैं इसे बता दूँ कि मुझे सब मालूम पड़ गया है। पहली बार उसने अर्पिता को गौर से देखा। उसका चेहरा, उसका शरीर, उसका पहनावा। अनुराधा को पहली बार लगा कि अर्पिता की आंखें सुंदर तो हैं, लेकिन उसकी तिरछी चितवन का राज अब समझ आया। बाल लंबे नहीं हैं, नकली चूटियाँ लगाकर लंबे किए गए हैं उसकी तरह, क्योंकि शेखर को पसंद है। शरीर दुबला नहीं है। यह दिखाने की कोशिश है कि जवानी साड़ी ब्लाउज में समा नहीं पा रही। कहने को हम उम्र हैं, लेकिन छोटी दिखना चाहती है। शेखर इसकी किस अदा पर रिझे होंगे? अनुराधा ने सोचा। वह इसे प्यार करते होंगे। आप स्वस्थ तो हैं? अर्पिता की आवाज़ में आत्मीयता थी। अनुराधा के मुंह से निकला। उसे अनुराधा की एक तस्वीर याद हो आई। उसके कान से लटक रही बाली की तस्वीर। कुछ परेशानी है दीदी? इस बार आवाज़ में आत्मीयता के साथ कुछ कुछ चिंता का पुट भी। दीदी? अनुराधा का मन हुआ आक्रामक मुद्रा अपनाए, पर रुक गई। नहीं, बस यूं ही। दीदी? अर्पिता ने अनुराधा के कंधे पर हाथ रखा। अनुराधा ने चाहा कि वह अर्पिता का हाथ झटक दे। वह सोचने लगी जो कुछ उसके मन में है कब तक छुपाए रख सकती है। क्या मन की बात छुपाए छुपाए अर्पिता और उसके परिवार के साथ मित्रता बनाए रखी जा सकती है? क्या वह विनोद और मोहित के साथ भी उसी आत्मीयता से बात कर पाएगी जिस तरह करती रही थी? मोहित, मानव और रश्मि ने मिलकर अगर कभी पारिवारिक सा आयोजन किया तो क्या वह उसमें भाग ले पाएगी? वह अचानक रो पड़ी। अर्पिता ने सांत्वना भरी स्वर में कहा, दीदी, आप पर जो बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। अनुराधा से अब रहा ना गया। उसने आंसू पोंछे, चेहरे को सख्त बनाया, खड़ी हो गई और दो टुक शब्दों में कहा, इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। अर्पिता सहम गई। क्या हो गया है आपको दीदी? चली जाओ और इसके बाद कभी मेरे घर में मत आना। अर्पिता उठी, दरवाजे तक गई, पलटकर अनुराधा को देखा। उसका चेहरा रुआसा हो गया। बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वह अनुराधा के गले लगना चाहती थी, पर अनुराधा ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। अनुराधा वापस बेडरूम में आकर लेट गई। फिर से मोबाइल के बटन दबाने लगी। संदेशों को फिर से पढ़ने लगी। यह तो अभी संक्षिप्त संदेश हैं, अभी तो वे बातें भी हैं जो मिलने पर होती होंगी। अनुराधा के मन में कितने ही प्रश्न उठ रहे थे। वह खुद ही उनके उत्तर भी देती रही। यह सिलसिला कब से चल रहा था? संदेशों का आदान प्रदान तो 5 सितंबर से शुरू हुआ लगता है। क्या उससे पहले कुछ नहीं था? था तो कब से था? तब के संदेश क्यों नहीं हैं? अगर वे मिटा दिए गए तो यह क्यों नहीं मिटाए गए? क्या लापरवाही हो गई या ऑपरेशन की हबड़ा तबड़ी ने इन्हें मिटाना भूल गए? वह मूर्ख सोचती रही। अंततः शेखर उसके हो गए। आज पता चल गया यह वफादारी किसी और के प्रति थी। क्या विनोद को मालूम है कि अर्पिता और शेखर के बीच क्या था? क्या वह विनोद को बता दे? अर्पिता ने विनोद के साथ वही ही किया जो शेखर उसके साथ कर रहे थे। अगर विनोद अर्पिता के मोबाइल पर उसकी संदेश पढ़ ले तो? अर्पिता ने उसके साथ जो किया, अर्पिता को उसकी कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। क्या वह उसका विवाहित जीवन तबाह कर दे? मेरी और विनोद की हालत एक जैसी है, वह सोचने लगी। नहीं, एकदम एक जैसी भी नहीं। शेखर मर चुके हैं और मुझे आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित कर गए हैं।
अगर विनोद ने अर्पिता को छोड़ दिया तब अर्पिता का क्या होगा? अनुराधा अपने पलंग पर लेट गई। उसकी नज़र दीवार पर लटकी अपनी तस्वीर पर चली गई। वह शेखर ने खींची थी इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के एक फंक्शन में। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लिया था। शेखर तब लॉ कर रहे थे। कॉलेज में शेखर को फोटोग्राफी का शौक था। वह हर किसी को कैमरे की नज़र से ही देखते थे। उसे देखकर बोले थे, अनुराधा, तुम्हारा चेहरा बहुत फोटोग्राफिक है। तस्वीर उतार कर अगले दिन भेंट की। यही तस्वीर तब वह 18 की रही होगी। मन में निश्चल निर्मल उन्मुक्तता का भाव हो तो चेहरे की सुंदरता और निखर जाती है, नए नए खिले फूल की तरह। शेखर ने उसे देखा था और छविबद्ध कर लिया था। इस तस्वीर में वह स्वयं को इतनी सुंदर लगी थी जितनी सुंदर उसने अपने को कभी नहीं जाना था। वह शेखर को पसंद करने लगी थी। उसे याद आया कि शेखर पिछले कुछ वर्षों से अर्पिता और उसके परिवार की तस्वीरें अधिक खींचने लगे थे। ओह, कैसा विश्वासघात! प्रतिभा का कैसा दुरुपयोग! उसका मन हुआ कि दीवार पर लटकी तस्वीर उतार कर फेंक दे। फिर सोचने लगी, वह क्या क्या फेंकें? क्या वे सारे के सारे एल्बम फेंक दें जिनमें उनके सारे विवाहित जीवन की एक से एक खूबसूरत यादें सुरक्षित थी? जब वे हनीमून पर गए, जब मानव पैदा हुआ, जब रश्मि पैदा हुई, जब दोनों बड़े हुए, जब सारा परिवार डिज्नी वर्ल्ड गया, उनके जन्म दिवस, उनके सॉकर खेल, अब सब अवसरों की तस्वीरों में संजोई यादें। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर तक फैली सिएटल नगरी, पहाड़ों से घिरी। यादें तो सारे शहर में बिखरी थी। जनवरी का महीना था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अनुराधा सोचने लगी, हो सकता है कभी उसकी गैर हाजिरी में अर्पिता उसके घर भी आई हो, इसी बेडरूम में। क्या वह यह शहर छोड़ दे? अगले दिन मानव का फ़ोन आया। हेलो मॉम, कैसी हो? ठीक हूँ। इससे पहले कि मानव कोई और बात करता, अनुराधा बोली, मैं सोच रही हूँ यह मकान बेच दूँ, तुम्हारे पास आ जाऊँ। क्यों, क्या हुआ? वह सोच में पड़ गया। मॉम को पापा के बगैर शायद उसी मकान में अकेले रहना शायद उदास कर रहा है। फिर मोना से भी पूछना होगा और वह मकान बेच दूँगी। रश्मि से बात की? नहीं तो। अब बहुत जल्दी तो नहीं कर रही हैं? अनुराधा चुप रही। मम्मा, यहाँ आकर आप बहुत अकेली पड़ जाओगी। हम दोनों तो काम पर चले जाते हैं, वहाँ आपका सर्कल है। ठीक है, अगर तू नहीं चाहता तो कुछ और सोचूंगी। उन्होंने शेखर की तस्वीर उठाकर कार गैरेज में रख दी। दीवार से अपनी तस्वीर भी हटा दी। तुम मुझे जीवन में इसी तरह देखना चाहते रहें। तुम चाहते रहे कि जब मैं काम से लौटूं मैं सच सवर के तुम्हारा स्वागत किया करूं, नई नवेली दुल्हन की तरह। तुम्हारी कोशिश रही कि दिमागी तौर पर भी मैं 25 साल की ही रहूं। मैं वह करती रही, वह पहनती रही जो तुम्हें पसंद था, वह खाने पकवान बनाती रही जो तुम्हें पसंद थे। तुमने कहा स्टेज पर डांस नहीं करना, मैंने नहीं किया। विनोद भाई ने कहा मेरे नाटक में एक रोल कर दो, तुमने मना कर दिया। तुमने मुझे परिपक्व नहीं होने दिया। अनुराधा को अपनी उसी तस्वीर से नफरत हो गई जो उसे कभी सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उसने अपना दुखड़ा रोया तब जब बेटी रश्मि का फ़ोन आया। रश्मि माँ के दुख में शरीक होते हुए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करती रही। माँ का रोना जब कुछ रुका तो बोली, मॉम, यह मकान बेचकर दूसरा ले भी लो, बात तो एक ही है। मकान होगा मगर पैसे की शक्ल में, वह भी तो पापा का दिया ही होगा। उनके बीमे की राशि, उसका उपभोग तुम कर ही रही हो। लोग यही कहेंगे कि जो है वह पापा के कारण ही है। उनसे नफरत है, उनकी हर चीज़ छोड़ना चाहती हो तो सब कुछ छोड़ो। दोहरे मानदंड, वह तो उस सेवा की कीमत है जो मन मार कर उनके लिए करती रही। क्या आपको उस पर गर्व है माँ? नहीं, यह उसका मुआवजा है जो आपको पापा के निधन के कारण मिला है। रश्मि ने जोड़ा, वह पापा ने आपके लिए छोड़ा है, इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप पापा से विवाहित थे। अमेरिका में यह सब पाने के लिए औरतों को अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। उस पर भी हाथ कुछ नहीं लगता। पापा जैसे भी थे, मैं उनसे नफरत नहीं कर सकती।
वह रहेंगे मेरे और मानव के पापा ही। आपने उन्हें हमारे लिए चुना। आप शायद कर पाए। हम उन्हें नकार नहीं सकते। ना ही मोहित अपनी माँ को नकार सकता है। अनुराधा ने क्रोध में फ़ोन बंद कर दिया। इसी लड़की के लिए उसका शेखर के साथ कैसा घंघोर झगड़ा हुआ था। बिटिया रश्मि कुछ सीखना चाहती थी। शेखर ने विरोध किया था। शरीर की चमड़ी जैसे वस्त्र पहनकर नाचेगी मेरी बेटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी रात वह सो ना सकी। उसने निश्चय कर लिया था। कुछ दिन बाद अनुराधा ने अचानक एक दिन सादे हल्के रंगों के सूफियाना कपड़े फेंक डाले और सोख फैशनदार आधुनिक मैचिंग डिज़ाइन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वह कथक नृत्य सीखने लगी। टीका, झूमर, झुमकी, हार, करधनी पहनकर तीज त्योहारों में नाचने गाने लगी। मंच पर भी कार्यक्रम में भाग लेने लगी। लोग पूछें या ना पूछें, अपने आप ही बताने लगी। शेखर कहते थे, मेरे बाद उदास मत होना, खुश रहना। जीवन सुखी रहने के लिए है, रोने के लिए नहीं। जो मन में आए करना। आज शेखर की बरसी थी। रश्मि और मानव आए हुए थे। रश्मि ने कहा, पापा तो यह भी कहते थे मम्मी, चाहो तो दूसरी शादी कर लेना। कर ली तो है तुम्हारे पापा के साथ। मम्मी, आपका बदला रूप देखकर हम खुश हैं। अब पापा की गलती को आपने माफ़ कर दिया और बिना विचारों में उलझी आप आगे बढ़ गए। हम खुश हैं। मम्मी, एक बात और, अगर पापा के जीते जी अगर हमें यह अफेयर वाली बात पता चलती तो आप क्या, हम भी कभी माफ़ नहीं करते। लेकिन अब बात अलग है, इसीलिए इन सब बातों को दिल से निकाल कर आप आगे बढ़ गई। यह खुशी की बात है मम्मा। आई लव यू। और रश्मि अपनी माँ के गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।